Hello, dear legal aspirants. Welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब मैं हरियाणा जुडिशरी की अगर अभी हम बात करें तो हरियाणा जुडिशरी के पेपर 1 में भी ये आता है और पेपर 3 का भी ये पार्ट है। और आपके प्री में इसके अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, अराउंड 14 to 15 क्वेश्चन इंडियन एविडेंस एक्ट से आपके रहते हैं वहाँ पे। अभी जो स्टूडेंट्स एमपी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे विद केस लॉज बात करेंगे, जिससे कि मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। देखिए, आज हम कन्फेशन की बात करेंगे कि कन्फेशन क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, कन्फेशन जो है सेक्शन 24 से सेक्शन 30 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है। अगर हम एडमिशन की बात करें तो सेक्शन 17 से लेकर के सेक्शन 23 तक एडमिशन है और फिर सेक्शन 31 भी एडमिशन की बात करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि जो कन्फेशन है दिस इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम एडमिशन। मेरी एक बात को यहाँ पर ध्यान से लिखें, आप नोट कर लें इस चीज़ को कि ऑल द कन्फेशंस आर एडमिशंस। जितने भी कन्फेशन है वो सभी एडमिशन है, बट देयर इज बट ऑल द एडमिशंस आर नॉट द कन्फेशंस। लेकिन सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं होंगे, यानी कि जो एडमिशन है वो मेन पार्ट है और उसका एक सब पार्ट है कन्फेशन। इसको अगर देशी भाषा में समझें आप तो देखिए, भाई एडमिशन होता है ये आपका सिविल केसेज में होता है और जो कन्फेशन होता है ये आपका क्रिमिनल केसेज में होता है। अब सेक्शन 24 से 30 तक हम जानेंगे कि भाई कब रिलीवेंट होगा कन्फेशन। अगर आप इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के उसमें देते हैं, अगर पुलिस ऑफिसर को देंगे तो क्या रहेगा, कस्टडी में अगर आपने कन्फेशन किया है तो क्या होगा, और आपसे जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की जाती है एक्यूज्ड से, नॉट आपसे, एक्यूज्ड से, वी शुड यूज द वर्ड एक्यूज्ड। तो एक्यूज्ड से जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिसीव करती है पुलिस, वो कितनी प्रूव की जा सकती है 27 में ये देखेंगे। 28 में हम देखेंगे कि भी थ्रेट, इंड्यूसमेंट और जो प्रॉमिस है अगर उसका इफेक्ट हट जाता है तो क्या होगा। तो अप टू 30 तक हम जानेंगे कन्फेशन के बारे में। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आई प्रॉमिस आफ्टर दिस वीडियो यू विल नॉट हैव एनी डाउट अबाउट द कन्फेशन। देखिए, सबसे पहले कन्फेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं हमारे सर जेम्स स्टीफन के, जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था। हु इज द ड्राफ्टर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? सर जेम्स स्टीफन, ये व्यक्ति था जिसने इसको ड्राफ्ट किया था। तो एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्राइम, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इन्होंने भी यही कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया एडमिशन स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फेरेंस दैट ही कॉमिटेड ए क्राइम। आपको याद होगा सेक्शन 17 में हमने एडमिशन की जब बात की थी तो वहाँ पे हमने क्या बात की थी, हमने कहा था एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ऑरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच सजेस्ट एनी इन्फेरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट एंड विच इज मेड बाई एनी ऑफ द पर्सन एंड अंडर द सर्कमस्टांसिस हेयर इन आफ्टर मेंशन। दोनों ही एडमिशन हैं जो इन्फेरेंस करते हैं। वहाँ पे इन्फेरेंस होता है कि जो भी फैक्ट इन इशू रिलेवेंट फैक्ट है उनके बारे में, और यहाँ पे होता है कि जो क्राइम उन्होंने किया है। इट इज द गिल्टी ऑफ द क्राइम इज अ कन्फेशन। आपने मूवीज में देखा होगा, चर्च में जा करके, जो हॉलीवुड मूवीज में वहाँ पे कन्फेस किया जाता है क्राइम के बारे में पादरी के सामने, तो वो कन्फेशन ही होता है। अभी आगे देखते हैं। कन्फेशन भी दो तरह का होता है आपका। एक आपका होता है जुडिशियल कन्फेशन और दूसरा आपका होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। देखिए, जुडिशियल कन्फेशन क्या मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, कोर्ट में किसी मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मैजिस्ट्रेट और इन द कोर्ट प्रोसीडिंग अगर आप कन्फेस करते हैं तो जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा। लेकिन अगर अभी हो सकता है आप लूज टॉक करते हुए किसी लेटर के थ्रू, या फिर आप
खुद से बड़बड़ा के कहीं पे कन्फेस कर लेते हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख कर भेजा कि हाँ भाई वो मैंने वहाँ मर्डर मैंने किया था, तो एक्यूज्ड जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। ये दो तरह के कन्फेशन होते हैं। अभी देखिए कन्फेशन को समझने के लिए कई सारी चीज़ें हम समझेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई हमने कहा कि मैजिस्ट्रेट के सामने बोलेंगे तो भी ठीक है वो जुडिशियल हो गया, किसी और के सामने बोलेंगे तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल हो गया। लेकिन अगर व्यक्ति खुद से ही बात करे, इज अ कन्वर्सेशन टू हिमसेल्फ आल्सो लीड्स टुवर्ड्स ए कन्फेशन। होता ना कुछ आदमी अपने आप से बात करें, तो उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में बताता हूँ आपको क्या होगा। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एक ये मुकदमा आया था, बड़ा बढ़िया मुकदमा है। जो साहू साहब थे, इनके बेटे की शादी हो गई थी और इनकी जो न्यूली वेडिड वाइफ थी इनके बेटे की, ठीक है, वाइफ ऑफ सन, ये उनके साथ अक्सर झगड़ा करते रहते थे। पड़ोसियों देखते थे, आड़ोस पड़ोस में सबको पता था कि इनकी बेटे की वाइफ से कंटिन्यू झगड़ा रहता था। एक दिन क्या होता है, जिस दिन इसकी जो लड़के की वाइफ है उसकी हत्या कर दी जाती है और उसी दिन साहू जी अपने घर से अंदर से निकलते हुए कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे कि मैंने सारे झगड़ों का अंत खत्म कर दिया है, आई फिनिश्ड हर, मैंने उसे खत्म कर दिया, एंड नाउ आई एम फ्री फ्रॉम एनी डेली क्वार्रल्स, और मैं रोज के लड़ाई झगड़ों से मेरा पीछा छूट गया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ भाई खुद से कही गई बात भी कन्फेशन होती है और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में आया था। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो आपके जुडिशियल कन्फेशन होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं इन कंपैरिजन टू दी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, अगर मैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करूं तो जुडिशियल कन्फेशन के जो एविडेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को कॉर्पोरेट एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं वापस अपने कन्फेशन के ऊपर। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट केस है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट केस है कन्फेशन की सीरीज में ये 1939 का मुकदमा है। ये प्रीवी काउंसिल का 1939 में। यहाँ पे होता क्या है कि जो डिजीज्ड है वो किसी को पैसे दे देता है और बार बार मांगने पर भी उसके पैसे नहीं मिलते। वो कहीं पियोन की पोस्ट पे होता है, तो बार बार वो अपनी वाइफ को कह के निकलता है कि भाई मैं पैसे लेने जा रहा हूँ उससे। और जिस दिन वो अपनी वाइफ को बोल के निकला कि मैं वहाँ से 250 किलोमीटर दूर जो रहते थे दूसरे बंदे, उनके घर पैसे के लिए उन्होंने बुलाया है, लेटर भेजा उन्होंने कि आ जाओ अपने पैसे आप हमसे आगे ले जाओ। तो ये ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। 2 दिन बाद इनकी बॉडी मिलती है एक स्टील ट्रंक में इन पीसीज। इनकी हत्या कर दी जाती है एक स्टील के ट्रंक में। इनकी जो विडो वाइफ थी वो इनकी बॉडी की शनाख्त करती हैं और वो बताती हैं कि मेरे हस्बैंड तो उस दिन वहाँ पे निकले थे। तो जो लेटर भेजा था इनके पास, पाकला नारायण स्वामी जो लेटर भेजा गया था वो लेटर जो विडो वाइफ दिखाती हैं वो लेटर इसी इनके घर से फिर बाद में बरामद किए जाते हैं। सीरीज ऑफ लेटर वहाँ पे मिलता है। तो जिस लेटर में बोल के बुलाया गया था कि आ जाओ हम आपके पैसे दे देंगे, और इसका उस दिन जाना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि कन्फेशन जो है ना भाई वो आपका एज ए होल होना चाहिए। कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन द टर्म्स ऑफ द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक इनक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट्स होती हैं, एक एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स होती हैं। इनक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो किसी को भाई क्राइम के अंदर लेकर आते हैं कि इसने क्राइम किया है। लेकिन यहाँ पे जो था उसने कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया, प्रीवी काउंसिल का केस था, प्रीवी काउंसिल ने कहा कि जो भाई आपका कन्फेशन का स्टेटमेंट है ना वो एज ए होल लेना चाहिए, ना कि पार्ट बाय पार्ट। या तो पूरा इनक्रिमिनेटरी होगा या पूरा एक्सकल्पेटरी होगा। इसी पे सेकंड एक केस आया पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AR 1952 का केस है। यहाँ पे डिजीज़ की बॉडी जो है वो एक कुएं से बरामद हुई। तो 2.5-3 महीने हो गए थे, बॉडी को इतनी डिकम्पोज हो चुकी थी कि पोस्टमार्टम में एक्चुअल डेथ कॉज का पता ही नहीं लग पाया।
तो जो वाइफ बलविंदर कौर थी, इनके जो हस्बैंड थे वो एक हैबिचुअल फोटोग्राफर थे, जो बलविंदर कौर ने स्टेटमेंट दी। और एक दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ये उनको कहते हैं कि मुझे दवाई ला कर दो। तो जो डेवलपर वो था, हैंडी डेवलपर जब होता था फोटोज डेवलप करने के लिए नेगेटिव से, पहले नेगेटिव से डेवलप करते थे, आजकल तो चलो वही स्मार्टफोन्स आ गए हैं। उस टाइम पे क्या होता था कि जो फोटोज डेवलप होते थे वो एक डेवलपर के थ्रू होते थे, केमिकल, और वो क्विक पॉइजनस होता था वो डेवलपर। तो जहाँ पे घर में मेडिसिन की बोतल रखी थी, वहीं बगल में डेवलपर की बोतल भी रखी थी। बलविंदर कौर ने कहा कि उन्होंने मुझसे दवाई मांगी, मैं वहाँ लेने गई और मैं दवाई की बजाय धोखे से डेवलपर की बोतल मैंने दे दी, धोखे से। तो ये इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ मैंने उनको पॉइजन तो दिया था, ठीक है, आई हैव गिवन पॉइजन। और ये भी एक्सेप्ट किया कि बाद में मैं डर गई और मैंने अपने एक एक्यूज्ड साथी के साथ, अकम्प्लिस के साथ, जो कि भाग गया, जो लास्ट तक एब्सकॉन्ड रहा, उसके साथ मिलके इनकी डेड बॉडी को एक बॉक्स में बंद करके कुएं में डाल दिया, ताकि कोई, मैं डर गई थी काफ़ी। तो यहाँ कोर्ट ने ऑब्जर्व क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने, जो बलविंदर कौर की स्टेटमेंट थी, यहाँ पे कोर्ट ने पकला नारायण स्वामी वाले केस की स्टेटमेंट जो प्रिवी काउंसिल ने दी थी उसी को रखा, कि जो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट होती है और एक आपकी होती है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। तो इनकी जो स्टेटमेंट थी भाई वो इनकल्पेटरी भी थी और एक्सकल्पेटरी भी थी। आप देखें इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इन्होंने पॉइजन दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि वो धोखे से हुआ है, भाई जानबूझ के नहीं हुआ, धोखे से दवाई के बदले जहर दे दिया। और ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी बॉडी को हमने वो किया। तो इनकी जो स्टेटमेंट थी वो एक्सकल्पेटरी भी थी और इनकल्पेटरी भी थी। तो कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इस स्टेटमेंट को पार्ट बाय पार्ट नहीं देखा जाएगा, पूरी स्टेटमेंट को एज ए होल देखा जाएगा, कन्फेशन की स्टेटमेंट को पार्ट बाय पार्ट नहीं देखा जाएगा। लेकिन फिर एक केस आया था निशांत सिंह झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वहाँ पे इस बात का हम आगे उस केस का भी डिस्कशन करेंगे, इस चीज़ को पलट दिया गया। तो कन्फेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई, कन्फेशन कितने टाइप का होता है ये पता लग गया। एक्सकल्पेटरी, सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो आदमी का बचाव करती हैं, और सेल्फ इंक्रिमिनेटरी या सेल्फ इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो उसका बचाव नहीं करती, उसकी तरफ क्राइम को प्रूव करती हैं। अभी हम इसके सेक्शंस को समझेंगे 24 से 30 तक। ये तो हमने बेसिक आइडिया ले लिया। देखिए, इट प्रोवाइड्स दैट अ कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ सम ऑफेंस इज इररिलेवेंट। देखिए, सबसे पहले तो 24 बात किस चीज़ की करता है, 24 का कहना है कि कोई भी कन्फेशन, ऐसा कोई भी कन्फेशन जिस पे 3 एलिमेंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। पहला क्या है, इंड्यूसमेंट, दूसरा क्या है, थ्रेट, और आपका तीसरा यहाँ पे आ जाता है प्रॉमिस। ठीक है, आप ये 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी, तीनों, इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस। मान लीजिए कोई भी कन्फेशन अगर इन 3 चीज़ों से मिला है, जहाँ पे तीनों इंग्रेडिएंट हैं, किसी इंड्यूसमेंट की वजह से, थ्रेट की वजह से या प्रॉमिस की वजह से, तो ऐसा जो है आपका इररिलेवेंट हो जाएगा। कन्फेशन क्या हो जाएगा, वो आपका इररिलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा कन्फेशन जो एक्यूज करता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, ठीक है, अगर वो कन्फेशन किस में करता है, कोर्ट में, उसने भले ही कोर्ट में क्यों ना किया हो, लेकिन अगर वहाँ पे इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसको इररिलेवेंट माना जाएगा। अब इसके साथ में हम सेक्शन 28 को पढ़ेंगे। भाई देखिए, मान लीजिए अब रिमूव हो गया, जो इम्प्रेशन था उसका, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको 24 और 28 में याद रखनी है। 24 के बाद तीनों चीज़ें हट गई, तो 24 में 3 27, उसके बाद क्या आ जाएगा, 28। नेक्स्ट, मैं 24 + 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 24 27 हो जाएगा, उसका नेक्स्ट 28। एग्जैक्ट 4 चीज़ें, 3 है तो याद रखिएगा कि 3 एलिमेंट है, उसके बाद आपको उसमें एक +4 कर देंगे तो 28 हो जाएगा। तो जब ये सारे चीज़ें हट जाएंगी तो क्या होगा, देखिए, इफ सच कन्फेशन एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 24 इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कॉज्ड बाई एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस।
अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ये तीनों चीज़ें हट गई, ये तीनों चीज़ें अब नहीं है कन्फेशन में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 25। फ्रेंड्स ये आपसे बहुत बार पूछा जाएगा 25, सीआरपीसी में भी आप इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो कहते हैं ना कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट्स कभी भी आपके खिलाफ भाई एज एविडेंस प्रूव नहीं कर की जा सकती। तो कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। नॉट टू बी प्रूव्ड क्यों भाई, क्योंकि उसे कन्फेशन माना ही नहीं जाता है। भाई पुलिस वालों की तो बात ही ऐसी है, मारपीट के उनसे यस बुलवा दिया हो, कन्फेशन ले लिया हो। तो नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। कोर्ट उस बात को नहीं मानेगा। इवन जब आप देखते हैं कि जब मैजिस्ट्रेट 164 में सीआरपीसी में लेता है, तो वो पहले बताता है कि ये कन्फेशन आपको फ्री होके देना, आपको डरने की जरूरत नहीं है, और इसे आपके खिलाफ यूज किया जाएगा, बिकॉज कन्फेशन इज ऑलवेज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड, क्योंकि वो उसको गिल्टी साबित कर देगा। ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। अब ठीक है, ये तो होगी, तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है डिफरेंस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत अच्छे से याद रखें। अभी देखिए, ये तो आपने न्यूज़ बहुत सुनी होगी, अभी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चली थी। आई होप ये तो आपको सभी ने सुशांत मर्डर केस के बारे में सुना ही होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कन्फेशन बाय एक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। भाई पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन भी नहीं माना जाता, इरिलीवेंट नहीं होता है। नो कन्फेशन मेड टू एनी पर्सन वाइल इन द इट इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट। अब लेकिन यहाँ एक चीज़ दे दी गई है बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए मैंने इसको बोल्ड इटैलिक किया है, ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर पुलिस कस्टडी के दौरान भी अगर मैजिस्ट्रेट वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो उसके खिलाफ प्रूव की जा सकती है। और ये एक चीज़ और ध्यान देना कि जो मैजिस्ट्रेट है ना, ये हेड ऑफ द विलेज को जो मैजिस्ट्रियल फंक्शन देता है। आपने पढ़ा था ना कि भाई जो आपका विलेज हेड होता है, अगर वो वहाँ पे मैजिस्ट्रियल फंक्शन डिस्चार्ज का, तो उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है चीज़ यहाँ पे कि अगर मैजिस्ट्रेट होगा की प्रेजेंस में होगा तो भले ही पुलिस कस्टडी में क्यों ना हो, वो रिलीवेंट होगा। अगर वो नहीं है तो कोई भी कन्फेशन जो है यहाँ पे रिलीवेंट नहीं माना जाएगा। अभी आ जाते हैं, देखिए पुलिस वाला बड़ा ज़बरदस्ती पूछ रहा है एक्यूज से, भाई तो हाउ मच इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एक्यूज। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले लिए साहब ने इनसे कि बताओ तुमने हथियार कहाँ छिपा के रखा है। बोला गांव में काली पहाड़ी के पीछे, मंदिर के पीछे, पत्थर के नीचे, गड्ढे के अंदर। तो इसने बता दिया। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड एज डिस्कवर्ड इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। भाई एक्यूज था ये, इससे इन्फॉर्मेशन तो ले ली पुलिस ने, पुलिस कस्टडी में था, तो भाई कितनी इन्फॉर्मेशन को प्रूव कर सकते हैं, क्या ये कन्फेशन होगा? ठीक है, ये देखिए जितना इसको ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि इस भाई साहब ने जितनी इन्फॉर्मेशन बताई और जो डिस्कवरी हुई है खाली उतना ही पार्ट उसका रिलीवेंट होगा। अब मान लो इसने बता दिया कि जो पिस्टल है वो मैंने काली पहाड़ी के पीछे गड्ढे में छिपाई है, वो पिस्टल बरामद हो जाती है। तो पिस्टल बरामद होना, पिस्टल इससे बिलोंग करती है, खाली इतना ही पार्ट रिलीवेंट होगा। अभी इसने पुलिस वाले मैंने उसी पिस्टल से उसको मारा था, तो ये पार्ट वहाँ रिलीवेंट नहीं होगा। यहाँ पे एक डॉक्ट्राइन आप लिख लीजिएगा, डॉक्ट्राइन एक यूज होती है यहाँ पे, डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन यहाँ यूज होती है। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस मैं आपको बता रहा हूँ, पलविंदर कौर वाला केस भी यहाँ से इसमें एप्लीकेबल होता है। लेकिन एक केस था दीनबंधु उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दीनबंधु उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी चैलेंज हुई थी, तो इसने कहा था कि नहीं, सेक्शन 27 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। तो इस केस को जरूर नोट कर लें यहाँ पे। अभी 28 को तो हम वहाँ देख चुके हैं, अभी हम सेक्शन 29 देखते हैं। कन्फेशन अदरवाइज रिलीवेंट नॉट टू बिकम इररिलेवेंट बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। भाई मान लीजिए आपने अपने किसी मित्र से, आपके बहुत गहरे मित्र थे कोई, उनसे आपने कहा कि देख यार तू मेरा दोस्त है, तू किसी को मत बताना, मैं तुझे बता देता हूँ। वो बोला कि ठीक है भाई, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और आपने बताया कि भाई मैंने फला जगह पे ये क्राइम किया है, और आपका वो मित्र बड़ा दगाबाज निकला और वो जाके वहाँ पे बता देता है। भाई उसने तो आपसे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी था वहाँ पे, फिर तो क्या होगा, क्या वो रिलीवेंट होगा? बिल्कुल रिलीवेंट होगा। भाई अगर आपके दोस्त ने आपको दगा दे दी है तो देखिए वो कोई मैटर नहीं करती बात वहाँ पे। इफ सच कन्फेशन इज अदरवाइज रिलीवेंट इट डज नॉट, ये सॉरी यहाँ पे डज आएगा, इट डज नॉट बिकम irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequences of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it when he was drunk। भाई मान लीजिए आप दारू के नशे में थे, अभी अभी होली हुई है, दारू लेकिन ज़्यादा दारू पी ली, उस दिन बता दिया कि अपन ने तो पी गए उधर, ऐसा कर दिया बाबू, क्या ऐसे बता दिया आपने। बिकॉज इट वॉज मेड इन द आंसर टू क्वेश्चंस विच ही नीड नॉट हैव आंसर्ड। भाई ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दिया आपने जिसकी जरूरत नहीं थी आपको देने की। तो वट एवर मे हैव बीन द फॉर्म ऑफ दोज क्वेश्चंस, और बिकॉज ही वॉज नॉट वार्न्ड दैट ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन एंड दैट एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम। तो उसके खिलाफ दिया जा सकता है क्योंकि वहाँ उसको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया था, उसने जो दिया वहाँ पे उसकी फ्री कंसेंट थी। यहाँ पे जो उसकी टोटली फ्री कंसेंट थी यहाँ पे। इसका एक बहुत ही अच्छा केस है वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसको आप जरूर देख लें, इस केस को में से बड़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं इसकी। अब देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। भाई सबसे पहली कंडीशन, मैं यहाँ कुछ कंडीशंस की बात कर लेता हूँ, आप उनका ध्यान दीजिएगा। भाई पहली कंडीशन तो यहाँ पे क्या आ जाती है कि आपने किसी से प्रॉमिस किया, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी था, ठीक है भाई मत बताना। दूसरा है बाय प्रैक्टिसिंग अ डिसेप्शन ऑन द एक्यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग हिज कन्फेशन। और तीसरी है भाई जब एक्यूज्ड ड्रंक था। और चौथी है कि भाई क्वेश्चन आंसर के चक्कर में उसने उसको ये सारी चीजें बता दी। तो वहां पे क्या माना जाएगा, उसको रिलीवेंट माना जाएगा, उसके अगेंस्ट में उस एविडेंस को यूज किया जा सकता है। नाउ वी विल सी द सेक्शन 30, consideration of proved confession affecting the person making it and others jointly under the trial of the same offense। अब ये कह रहा है कि भाई ए और बी दोनों का एक ज्वाइंट ट्रायल चल रहा था, और वहां पे क्या होता है कि ए ने कन्फेस कर लिया कि जी हाँ जी हम दोनों ने मिलकर किया है, ये चोरी हम दोनों ने मिलकर की है, तो बी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो जो सेक्शन 30 है ये आपका ज्वाइंट लाइबिलिटी की बात करेगा। देखिए जहां पे मोर पर्सन देन वन आर बीइंग ट्राइड ज्वाइंटली फॉर द सेम ऑफेंस। पहली चीज तो देखो क्या हो गया अभी कि ज्वाइंटली ट्राइड होने चाहिए सेम ऑफेंस के लिए, ठीक है। मोर देन वन पर्सन तो होगा ही। एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन अफेक्टिंग हिमसेल्फ। भाई इसने एक यहाँ पे सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट दे दी। एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as। तो कोर्ट क्या कहेगा कि भाई ये जब बता रहा है ये भी तो फंस रहा है ना, ये अपने आप को क्यों फंसाएगा। तो भाई ये मानता है कि इसके बारे में जो स्टेटमेंट दी गई है वो सही है। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है कि कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक सच कन्फेशन। तो भाई एक ने कन्फेशन किया था, वो कोर्ट दोनों के लिए उसको मान लेगा।
तो यह ये बात कर रहा है जब आप ज्वाइंटली आपके खिलाफ कोई किसी एक्यूज के खिलाफ, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ एक जरूरी हो जाती है फ्रेंड्स, वो आप मत भूलिएगा कि वो ज्वाइंटली ट्राइड होने चाहिए सेम ऑफेंस के लिए, तभी ये बात मानी जाएगी, अलग अलग नहीं मानी जाएगी। तो ये आपका सेक्शन 30 है। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लीजिए ए और बी ये दोनों एक्यूज थे, इन्होंने एक व्यक्ति का सी का बेचारे का मर्डर कर, इसको हम ट्रायंगल में बना लेते हैं, इसका इन दोनों ने मिलके क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। क्या कर दिया, मर्डर कर देते हैं लोग। तो इट इज़ प्रूव्ड दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर सी। अब ए ने भाई साहब ने क्या कहा कि जज साहब मैंने और बी ने मिलके, हम दोनों ने मिलके एक साथ सी का मर्डर कर दिया है। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ये कंसीडर कर लेगा कि भाई जो ये कन्फेशन का इफेक्ट है ये बी के खिलाफ भी उतना ही जितना ए के खिलाफ है। समझ गया मेरी बात को? अभी देखिए इसको थोड़ा सा एक दूसरे वे में समझते हैं हम। अभी आपने कहा कि ए और बी दोनों ज्वाइंटली ट्राइड था दोनों का, इन्होंने क्या किया था कि सी का मर्डर कर दिया था। ट्रायंगल में था हमारा सी, और ए ने कन्फेस किया कि मैंने और बी ने मिलके ये मर्डर किया है। तो वहाँ पे जितना कन्फेशन का ए पे इफेक्ट होगा उतना ही बी भी होगा। अब इसको दूसरी कंडीशन में समझते हैं। अब मान लीजिए ए के ऊपर सिर्फ ट्राई हो रहा है, बी है ही नहीं वहाँ पे, कि तुमने सी का मर्डर किया है, और एविडेंस आ जाता है कि जो सी का मर्डर है वो ए और बी ने मिलकर किया है। ठीक है, और फिर ए कह भी देता है यहाँ पे कि जी मैंने और बी ने मिलके इसको मारा था। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट उतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होगी जिस तरह से यहाँ पे होगी। यहाँ तक आपका कन्फेशन खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको कन्फेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कन्फेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको अच्छे लगते हैं। तो आप मेल भी कर सकते हैं MK लीगल शिक्षा को, मेल ID यहाँ पे दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे क्वेश्चन पोल चल रही है अभी हरियाणा जुडिशरी के लिए। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और MK लीगल शिक्षा से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।